बातचीत का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले कुछ अर्ज करना चाहता हूं, और वो ये कि आइए तशरीफ रखिए, आइए। बातचीत चाहे लखनऊ या दिल्ली या बेंगलोर या केरल कहीं की भी करें, ये बात सच है कि हर तरफ आग है और हर तरफ आग दिख रही है, और सवाल भी यहीं से उठ रहे हैं बार बार। हालांकि आपने उसमें कुछ थोड़ा सा पानी छिड़कने की कोशिश की, और मैं आपके इस प्रयास का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो कुछ हो रहा है उसके बारे में सवाल जरूर पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने चाहिए। मैं लखनऊ भी जाना चाहूँगा, लखनऊ से भी बात करूँगा। हमारे तमाम मेहमान भी मौजूद हैं, मैं उनसे की ओर भी रुख करूँगा। जो तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं और तमाम टेलीविजन के स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो बड़ी दुखदाई हैं। सवाल भी यहीं से निकल रहे हैं और सवाल भी यहीं से पूछे जा रहे हैं। कोई कह रहा है यूनाइटेड नेशन में लेकर इस मसले को जाएंगे, और कहने वाले कोई छोटे मोटी शख्सियत नहीं है, चीफ मिनिस्टर है और एक बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर है, वो ये कह रही हैं। कोई कह रहा है कि आखिर मैं आ गया, मैं बिल्कुल बहस में आ जाऊंगा। अगर एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर भारत के अंदर जनमत संग्रह और यूएन की बात करे, तो इससे ज़्यादा हम लोगों के लिए ब्लैक डे नहीं हो सकता है कि आप भारत के संविधान के ऊपर प्रहार कर रही हैं, आप भारत के आज़ादी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। आप चुनी हुई मुख्यमंत्री हैं, ये मत भूलिए ममता बनर्जी, और अगले चुनाव में आप चुनी जाएंगी कि नहीं जाएंगी अगर आप भारत की अस्मिता और अखंडता पे प्रहार करेंगी। ये अस्मिता और कोई भारत की अस्मिता और अखंडता पे सवाल नहीं कर रहा है। अभी तक जब भी यूनाइटेड नेशंस में भारत की बात होती थी, एक सेकेंड, अभी तक जब भी यूनाइटेड नेशंस में भारत की बात होती थी, हमको देखा जाता था एज अ मॉडल कंट्री कि इन्होंने 1947 में आज़ादी लेने के बाद भी ये एक सेक्युलर देश रहे और डेमोक्रेसी को बरकरार रखा गया है, और हम एक मॉडल कंट्री बनाए जाते थे बाकी देशों के लिए। लेकिन आज उसी यूनाइटेड नेशंस में कल हमारे बारे में बात हुई, जहां यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि वो चिंतित हैं। आखिरकार मोदी जी हमारे देश का नाम हर जगह बदनाम क्यों कर रहे हैं? सवाल ये है कि क्या ये ठीक है, ये नज़ीर ठीक है, ये नज़ीर ठीक है कि अगर हम इस मसले पे जा रहे हैं, आज एनआरसी पे जा रहे हैं, कल हम नागरिकता संशोधन पे, आज नागरिकता संशोधन जा रहे हैं, कल हम एनआरसी पे जाएंगे, हम यूनाइटेड नेशंस पे जाएंगे जी, इन मसलों को लेकर। और ये बड़ा सवाल है, हम इसी सवाल को लेकर यहाँ से शुरुआत करना चाहते हैं, आगाज करना चाहते हैं। देखिए, एक राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री को उनके, भारत का संविधान दो आधार पर चलता है, हमारा संघीय ढांचा है, मुख्यमंत्री के अपने अधिकार है, संविधान उसको निर्देशित करता है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सीधी सीधी गाइडलाइन है। आप कहाँ बोलेंगे कहाँ नहीं बोलेंगे, आपके अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है। एनआरसी, सीएबी, इस तरह के मसलों, ये केंद्र का मसला है, राज्य के मुख्यमंत्री को अधिकार ही नहीं है। जी ऑफ कोर्स, मैं इस मसले ये केंद्र का मसला नहीं है, ये हमारे देश में रहने वाले 100 करोड़ भारतीयों का मसला है, और हम लोग सवाल करेंगे, हम लोग सवाल करेंगे उसको, हम लोग यही बात। देखिए ये सच्चाई है कि ये मसला ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है, ये 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का मसला है। अमित शाह जी कहते हैं कि जो भी 3 देशों से लोग आएंगे हम चलकर उनको नागरिकता देंगे। इस देश का जो नागरिक है 130 करोड़, आप उसको लाइन में खड़ा करेंगे? क्या आप साबित कीजिए कि आप नागरिक हैं कि नहीं, आप साबित कीजिए कि नागरिक हैं। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती, इससे बड़ी शर्म। ये बिल्कुल भ्रमित करने की बात है। ये वही बात कर रहे हैं जब ट्रिपल तलाक, आपको याद हो, इसी स्टूडियो से 4 साल पहले आपने जब शुरुआत करी थी डिबेट में, तो इन लोगों ने मुसलमानों को भ्रमित किया था। आज उसी अंदाज से सीएए को, सवाल ये है, मैं ऑफ कोर्स ये कहते हैं कि आप जो हैं आप अफवाह फैला रहे हैं। आप 19 अप्रैल 2013 का बीजेपी का, आप 2019 का बीजेपी का ट्विटर देख लीजिए। उन्होंने आराम से कहा है हम ऑल इंडिया एनआरसी लाएंगे, ऑल इंडिया नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस लाएंगे। दूसरी बात, जब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस आएगा, ये मुसलमानों के खिलाफ ही नहीं, इंसानों के खिलाफ है। जो गरीब फुटपाथ के नीचे रहता है, 2 वक्त की रोटी नहीं आती है, वो कहां से डॉक्यूमेंट और बर्थ सर्टिफिकेट लाएगा? घोषणा पत्र में है, उनकी हमेशा घोषणा पत्र में रहा। कोई प्रतीक जी क्या है ना, कोई कह रहा है हिंदू खतरे में है, कोई कह रहा है मुसलमान खतरे में है। विपक्ष की गंदी राजनीति चलते इस समय मेरा हिंदुस्तान खतरे में है, और कुछ नहीं है। एक मिनट, जब आप यहाँ पर अल्पसंख्यक की बात करते हैं, पहली बात तो एनआरसी अभी लागू नहीं हुई है, जब एनआरसी आएगी एनआरसी की बात तब करिएगा। आप अजम्पशंस के चलते आप यहाँ पर घोषणा नहीं कर सकते। लोगों के दिल में डर और भय की राजनीति, कौन सा मसला है?
मसला कौन सा है? 30 करोड़ नागरिकों का मसला है, देशवासियों का मसला है, ये हिंदू मुसलमान का मसला है ही नहीं। जी ये झूठ है, ये झूठ है। देखिए प्रतीक जी, एक नजरिया देखिए, कांग्रेस पार्टी जब सरकार में होती है तो वो जब एक सरकार के तौर पर जब वो सत्ता में थी तो वो क्या कर रही थी? मैं एक पढ़ के सुनाता हूँ, सुन लीजिए। नहीं इस बहुत मैं आया, मैं आप निकालिए मैं। अभी कांग्रेस की सरकार नहीं है, अभी तो इनकी सरकार है। सवाल ये है कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को अब जाके खड़ा होके कहना है कि हम इस देश के नागरिक हैं। आप बताइए, गरीब लोग, अनपढ़ लोग क्या करें? ये अभी एक सेकंड, थोड़ी जानकारी अपनी दुरुस्त करिए। क्या एनआरसी की अगर आप बात करते, क्या अभी आपने शुरू करा? ये 1951 में शुरू हुआ, 1971 में ये अभी रुक गया है। ये तो हर देश की जरूरत है, उसको करा जा रहा है। अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो डॉक्यूमेंट्स देने में आप धर्म को क्यों ला रहे हैं? देश की जरूरत, बोला ना, देश की अगर जरूरत कारोबार है तो ये पीछे स्क्रीन पे मैं दिखाना चाहता हूं, ये पीछे स्क्रीन पे ये जो जल रहा है, ये इसका जिम्मेदार कौन है? नहीं, ये कौन जिम्मेदार, इसका कौन है, किसने लगाया? जी दरअसल बात सिर्फ इतनी सी है कि एक अल्पसंख्यक समुदाय का 25 साल का लड़का जो खुद सरकारी नौकरी कर रहा है, जिसके पिताजी सरकारी नौकरी कर रहे थे, आज अचानक उसे खड़े कर देते हैं और आप उससे पूछते हैं कि आप भारत के नागरिक हैं, हमें प्रमाण पत्र बताइए। ये सवाल बहुत मुश्किल है, ये मुश्किल है। और एनआरसी, हम एनआरसी की बात कर रहे हैं, और एनआरसी में जो विफलता है, एनआरसी में सुनिए तो सही, एनआरसी में जो चीजें छिप गई थी, जो विफलता आप एनआरसी में अपने आप को ढूंढ रहे थे, उसको लागू करने के लिए और सही सिद्ध करने के लिए आपने कैब लाया और एक्ट बना दिया आपने। आप उसी से मिलता जुलता, इस दोनों को अलग ना करें। संजीव जी झूठ बोल रहे हैं। 3 दिसंबर 2004 जब यूपीए सरकार थी, इन्होंने एक अमेंडमेंट लाया, सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट में कंपल्सरली रजिस्टर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इशू नेशनल आइडेंटिटी कार्ड टू हिम। ये वो कह रहे हैं सेक्शन 15 में अमेंडमेंट जो लाए। उसके पहले 18 दिसंबर को 2003 को आडवाणी जी से प्रार्थना कर रहे थे, उस समय के नेता मनमोहन सिंह जी, वो कह रहे थे ये जो अभागे नागरिक हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के, जिनके साथ धार्मिक उत्पीड़न हुआ, उनको नागरिकता देते समय उनके साथ रियायत बरती जाए, ये कहा गया। आप बोलिए, ये कह रहे हैं कि हमने कहा था कि कांग्रेस ने एक अमेंडमेंट लाया था कि हर सिटीजन रजिस्टर हो। रजिस्ट्रेशन से कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है। सवाल, एक सेकंड बोलने दीजिए। सवाल हम लोगों को ये है कि आप हर किसी को कह रहे हैं, आप डिक्लेयर कर रहे हैं फॉरेनर, जब तक, एक सेकंड, आप कर रहे हैं हर किसी को, बिल्कुल पढ़ा है, मैं लॉयर हूँ। आप बताइए, मैं एनआरसी की बात कर रही हूँ। एनआरसी आप एनआरसी आई नहीं, ये भ्रम है, माध्यम से ये भ्रम फैला रहे हैं। एनआरसी कहाँ है? एक सेकंड, आप एक बात बताइए, एक बात बताइए। अच्छा देखिए, प्लीज मुसलमान का जिक्र क्यों कर रहे हैं आप बार-बार? यासिर, ये 3 लोग बीजेपी और उसके बैठे हैं, उनके हिमायती, ये बार-बार मुसलमान हिंदू कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं ये हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है। ठीक है, मैं बिल्कुल, आई विल गिव यू चांस। 10 यासिर यू विल गेट। अजित लखनऊ में है, वहां पे इस समय वहां पे आग लगी है। मैं सीधे अजित के पास जाना चाहूंगा। अजित, जहां पे आप मौजूद हैं, सूरत हाल तो सामने दिखाई दे रही है कि क्या स्थिति है इस वक्त। जी अजित। एक माहौल जो है, पहले आपको बताएं कि खदरा का जो मदेया पुलिस चौकी, वहां आग लगाई गई, बाहर वाहनों को जलाया गया, फिर ठाकुरगंज पुलिस चौकी के पास आगजनी, और सबसे ज्यादा जो भयावह स्थिति थी वो परिवर्तन चौक की बेगम हजरत महल पार्क के बगल की, जहां पर हमारी ओबी को जला दिया गया, कई चैनल्स की ओबी को जला दिया गया। इसके अलावा रोडवेज बसें, दर्जन भर वाहन जला दिए गए, कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई, खुद पत्थर चला वो मुझे भी लगा, हमारा कैमरामैन भी बचते रह गया। कई सारी चीजों को नुकसान वहां पहुंचाएगा, और जो स्थिति है कमोबेश अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रतीक, बनारस की बात करें, संभल की बात करें, और राजधानी लखनऊ की, तो यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उत्तर प्रदेश का जो पुलिसिया महकमा है पूरी तरह से फेलियर साबित हुआ, जबकि उन्हें पता था कि इसको लेकर, सिटीजन को लेकर, नागरिकता संशोधन बिल को लेकर मैं अजित ये जानना चाहता हूं, ये उपद्रवी कौन है? तैयारी क्यों नहीं? उपद्रवी कौन है? अजित, ये महत्वपूर्ण है कि उपद्रवी कौन है ऐसे शख्स जो ये आग लगा रहे हैं, ओबी वैन पे आग लगा दिया मीडिया पे। ये सवाल मैं बिल्कुल, आई एम कमिंग टू यू। मैं यही सवाल है, मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। ऑफ कोर्स मैं आऊंगा सर, आई विल कम टू यू। अजित,
हम लोग लगातार, हम खुद सुरक्षित होने की महसूस कर रहे हैं। जो पुलिस फोर्स के जवान हैं उनको भी चोटें आई, कई लोगों को, जो आम लोग हैं उनको चोटें आई, लेकिन इन उपद्रवियों को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, प्रशासन ने इसकी माकूल व्यवस्था नहीं की, मुकम्मल तैयारी नहीं की, जिसका परिणाम सबके सामने है कि जो शांतिपूर्ण अजित सवाल बहुत साफ है। अजित सवाल बहुत साफ है अजित, कि उपद्रवी कौन है? छात्र हैं, पॉलिटिशियंस हैं, कौन है? लोकल्स हैं, कौन है? नहीं, ऑफ कोर्स मेरे करस्पॉन्डेंट है वो, मैं उनके पास एक बार फिर से कोशिश करूंगा। जी मैं आ गया जी। मौलाना बोलना चाह रहे थे। मैं आ रहा। देखिए, सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, पुलिस के साथ में कुछ सादी वर्दी में लोग हैं। आप मुझे बताइए कि देश का पुलिसिया कानून ये कहता है कि आप सादी वर्दी में लाठी और डंडा लेकर पब्लिक को मारिए? ऐसा कोई कानून नहीं है। या तो पुलिस, पहली बात तो यह कि क्या सोशल मीडिया को सच मान लिया जाए, और दूसरी बात चीज क्या इंटेलिजेंस के लोग वर्दी में रहते हैं, लाठी डंडा लेके इंटेलिजेंस के लोग लाठी डंडा लेके नहीं, लाठी डंडा मारते हैं पब्लिक को। अरे भाई, इंटेलिजेंस के लोग मारते हैं पब्लिक को? नहीं मारते। आप जामिया में देखे जाके कितनी तस्वीरें वायरल हुई हैं, सिविल ड्रेस में लोगों को पीटा गया है, छात्रों को पीटा गया है। पुलिस, या तो वो पुलिस है, या तो वो पुलिस का फेलियर है, या फिर वो संघी लोग हैं, एबीवीपी के लोग हैं जो दंगा फैलाते हैं, लोगों को बदनाम करने। कल अगर आप देखेंगे जो भी हिंसा कर रहा है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन अगर एक सेकेंड, अगर ये ऐसे ही लोग हैं, अगर 3 प्रोटेस्ट जगह हैं, लखनऊ, दिल्ली और सिलमपुर, जहां पे हिंसा हुई है, इतनी सारी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आंदोलन चल रहे हैं जो पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। आप मुझे डिमांड है हमारा संविधान बचाना, हमारा वापस लो। डिमांड ये है आपको काला कानून वापस लो। क्या काला कानून? सर सुन लीजिए, ये मैसअप किया जा रहा है। एक बच्चा जो अभी गर्भ में है, एक कानून जो आने वाला है, उसका कोई मसौदा तय नहीं हुआ। एनआरसी कैसे होगी, क्या होगी, पूरे देश में होगी, बताएंगे ना। आप भ्रम मत फैलाइए, देश का संसद बताएगा, आप नहीं बताएंगे लोगों को। देश के गृह मंत्री ने ये कहा कि जब हम ये बिल लेकर आए तो सब लोगों से हमने सलाह मशवरा किया। सब लोगों से सलाह मशवरा करने के बाद आज जब देश का नागरिक को नहीं चाहता है तो आप उनकी भी मान लीजिए, इसको वापस कर दिए। ऐसी कौन सी मजबूरी है? ये ना आप घुसपैठियों का हमारे देश में बड़ा विस्फोट हुआ है, उनको निकाला जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, सर एक मिनट आराम से भाईजान सुन लीजिए। ठीक है, मैं ऑफ कोर्स आप सुन, मैं संजीव बैठो ऑपोजिशन की, अरे जी सुन लीजिए, ऑपोजिशन की आराम से प्लीज। विप्लव प्लीज, आप समझदार आदमी हैं। मैं समझदार आदमी है। संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों की हिमायत ना करें, उन पर डंडा चलेगा। प्लीज। अरे छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, हमें मत सिखाइए। साबरीमाला में जब प्रोटेस्ट हुए थे, वहां पे भी 1800 केस लगे थे। पुलिस का काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी वजह से एनआरसी एक ठीक नहीं होता। अरे अगर एनआरसी पे इतना रो रहे हो, किसी दिन उन लोगों का भी रजिस्टर बना लो जो अनएम्प्लॉयड है, जो क्या आज की जो बहस है वो एनआरसी पर है? एनआरसी पे है बहस आज। लेकिन आज जो बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि आज हम क्लियर कर देते हैं कि ये जो सीए और एनआरसी का क्या मसला है। अमित शाह ने 4 बार अभी तक वीडियोस में बोला एनआरसी आ रहा है, तो आप क्यों बोल रहे हैं एनआरसी? देखिए, अमित शाह जी ने कहा ना कि एनआरसी लाएंगे, और असम में जो कुछ हुआ उसमें हमको उसके लूपहोल्स पता चल चुके हैं, और हम उसको जब पूरे देश में लागू करेंगे तो सही तरीके से उसकी जो भी त्रुटियां, चूंकि भारत में पहली बार हो रहा है सर, कोई काम पहली बार करते हैं, सुनेंगे कुछ त्रुटियां भी रहती हैं, उसको सरकार ठीक करेगी, और उसके बाद भी 3 स्तर पर न्यायालय में जाने का अधिकार है। आप भारत के संविधान की बात कर रहे हैं जी। त्रुटियां ये दिखी, त्रुटियां नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, ये त्रुटियां हैं। Of course, I am giving you. You stand here. I am coming. You stand here. यहाँ पर अमित शाह जी ने एनआरसी पे क्या कहा, सब बोल रहे हैं। यहाँ पर ये भी तो बताओ कि अमित शाह जी ने और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि देश एक मिनट प्लीज योगी आदित्यनाथ कुछ बोल रहे हैं, मैं सीधे चलते हैं वहां पे।
आगजनी करने का प्रयास हुआ है, व्यापक रूप से वहाँ पर तोड़फोड़ करने का प्रयास हुआ, इस प्रकार की उपद्रवी गतिविधियों को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैंने पहले दिन भी इस बात को कहा था और सभी से विनम्र अपील की थी कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं, संवाद से सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। हम लोग सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर दुष्प्रचार बंद करें, लोगों को वास्तविक जानकारी होनी चाहिए, लेकिन राजनीति की रोटी सेकने वाली कांग्रेस, सपा और वामपंथी संगठनों ने जिस प्रकार से आज महाबंदी के नाम पर पूरे देश को आगजनी की चपेट में झोंकने का प्रयास किया है, यह अस्वीकार्य है और उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के तत्वों के साथ हम सख्ती से निपटेंगे। मैंने इसके बारे में अभी एक बड़ी बैठक बुलाई है और मैं इस चीज़ को स्वयं समीक्षा कर रहा हूँ, मैं स्वयं देख रहा हूँ और जो भी जिम्मेदार होगा उसकी जवाबदेही भी तय करेंगे। इस हिंसा में लिप्त प्रत्येक तत्व की प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे और उस जब्त से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान या कहीं पर पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज किया गया है, इसकी भरपाई भी हम उन सभी उपद्रवियों से करेंगे, क्योंकि वे सब चिन्हित चेहरे हैं, वे सब वीडियोग्राफी में आ चुके हैं, सीसीटीवी के फुटेज में आ चुके हैं। इन सब की प्रॉपर्टी को जब्त करके इनसे हम इसका बदला लेंगे और सख्ती से निपटने के लिए इसके बारे में मैंने कहा है। पूरे प्रदेश के अंदर धारा 144 लागू है, 8 नवंबर से निरंतर चल रही है। बिना परमिशन के कोई भी प्रदर्शन नहीं हो सकते और प्रदर्शन के नाम पर आप हिंसा करें, ये स्वीकार्य नहीं है। इस प्रकार की असामाजिक और अराजक गतिविधियों को कतई किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने स्वयं भी सभी स्तर के पुलिस अधिकारियों के साथ स्वयं बातचीत की और सबको आवश्यक निर्देश दिए हैं कि वे उपद्रवी तत्वों को, आम जनता को कोई परेशानी न हो, आम जन के आवागमन में किसी प्रकार की कोई बाधा न हो, लेकिन उपद्रवी तत्व जहां पर भी हो सख्ती के साथ उससे निपटने की कार्रवाई भी प्रारंभ करें। सख्ती के साथ निपटने की बात, और दूसरी बात उन्होंने कही कि संपत्ति जब्त करेंगे और कहा कि जो है वो सारे आइडेंटिफाइड फेस हैं। मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। योगी जी से कहने से पहले सोचना चाहिए था, जब वहाँ पोजीशन में थे उन्होंने कितनी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, कितने लोगों के साथ। योगी जी ने, योगी जी की पार्टी ने, योगी से जो मुराद योगी जी नहीं है, व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। पार्टी के तौर पर ABP के लोगों ने कितना आतंक मचाया। उस समय क्यों डिमांड नहीं हुई कि प्रॉपर्टी जब्त होना चाहिए? जुडिशरी का कानून है जो वो मौलाना, ये भी तो गलत है कि आप बस जला दें, बस जला दें। कौन निंदा करता हूँ, लेकिन कौन है सवाल ये। बहुत अच्छी बात है, कौन है उसका पता लगाना। देखिए आप बस देखिए, आप देखिए, बस मैं एक बात कहता हूँ, आदमी चलने के लिए मैं बताता हूँ। पुराने लखनऊ की चौकी के बाहर आप ही के टीवी के माध्यम से 5 मरतबा हाईलाइट किया गया, 2 ब्लड गाड़ियां जल रही हैं, एक कार सेफ खड़ी है, 2 मिनट बाद उस कार में आग कैसे लग जाती है। तब के वहाँ सारे पुलिस ऑफिसर वहाँ मौजूद है, वहाँ का जो है CO मौजूद है, कैसे आग लग जाती है उस कार में। आप शक बता दीजिए। कुल मिलाकर के इनका ये कहना है, ये जो मनीष सिसोदिया ने भी कहने का प्रयास किया था कि प्रशासन ये सब कर रही है, खुद ही आग लगा दे रही है, खुद ही लाठी चला रही है, खुद ही घायल हो जा रही है। किसने कहा आपसे? आप जो है आप मौजी नहीं मोड़ी है। मैं कहता हूँ ये किसने लगाए, हुकूमत का काम है। तो पता कर रहे ना, योगी जी ने तो कहा कि जो चिन्हित लोग हैं ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं आप स्वागत करिए कि उन लोगों के से पब्लिक प्रॉपर्टी के नुकसान का हर्जाना वसूला जाएगा। आप स्वागत करिए इस चीज का। और ये बात आप कतई मत कहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, केंद्र में हमारी सरकार है, अनेक राज्यों में हमारी सरकार है। आगजनी होने के बाद उसकी जिम्मेवारी किसके ऊपर जाती है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हमारा काम है और आप हमारे ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं। यह किस प्रकार का तर्क है? यह पूरा षड्यंत्र है सरकार को बदनाम करने का, अस्थिर करने का। आपको एक बहाना चाहिए। आपने अनेक वीडियो देखे, प्रतीक जी एक लाइन, अनेक वीडियो आपने देखे, बताइए क्या ये समय है जो मेरे बड़े भाई यहाँ पर बात करें, ये बात करने का, जिस प्रकार अमानतुल्लाह खान ओखला के विधायक आम आदमी पार्टी से वहां जाकर भीड़ में ये बोल रहे हैं कि अच्छा एक सेकंड, व्यक्तिगत टिप्पणी करना
मैं ये दलाली है, ये दलाली है, मुसलमानों को भड़काने का काम है। उस गुंडे ने जिस तरीके से वहाँ पे उस गुंडे ने जिस तरीके से माहौल को खराब किया ओखला के अंदर, उसका जिम्मेदार वो गुंडा है। यासिर आप समझदार आदमी हैं। यासिर मुसलमानों के ऊपर हंस रहे हैं, ये हंस के ये बता रहे, ये मुसलमानों पे हंस रहे हैं, ये शांति, ये हिंदू मुसलमान कहाँ से आते हैं? बच्चों को पिटवाया है, छात्रों को पिटवाया है कैंपस के अंदर। ये कहना शुरू कर दिया कि अब तो सरकार ये कराएगी कि मस्जिदों में अजान नहीं होगी, रोजे बैन हो जाए। आपकी बात नहीं हो रही, आपकी बात नहीं हो रही, इफ्रा आपकी बात नहीं हो रही, अमानतुल्लाह खान की बात आपकी बात नहीं हो रही। इफ्रा अमानतुल्लाह खान ने बोला बुरखे बैन हो जाएंगे, ये सारी बात प्लीज नहीं। देखिए देखो निखत आप बहुत जिम्मेदार। नहीं किसने बोला आसान नहीं होगी? किसने बोला? झूठ कह रही हैं आप। एक बयान दिखाइए उनका। ऐसा अमानतुल्लाह ने बिल्कुल नहीं बोला। देखिए नहीं प्लीज मैं छोटा सा, मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता। नहीं, आज हंसने का वक्त है क्या? क्यों हंस रहे हैं? किस पे हंस रहे हैं? देश जल रहा है, आग लग रही है बसों में। आप सोच कर देखिए, वो बसों में जो यात्री थे, अगर वो जल जाते, इसकी कोई चर्चा क्यों नहीं कर रहा? जब साबरीमाला में, आपको पता है केरला में कितने बीजेपी एक्टिविस्ट अरेस्ट हुए थे पेट्रोल बम लगाते, वो देख लीजिएगा। और ये सब नहीं होता, क्यों मजबूर किया लोगों को बाहर निकलने के लिए? आप वापस ले लीजिए बिल, फिर लोग घरों में बैठ जाएंगे। देखिए मैं आपको ओखला और जामिया की सिचुएशन में ये तो यहाँ पर बैठ के कह रहे बिल वापस ले लो, नहीं तो हम तो बसें चलाने लगेंगे। कैसे आप लोग यहाँ पर बैठ कर देंगे? प्रतीक जी, आपको बैन करना चाहिए ऐसे लोगों को। टीवी पर बैठ के ऐसी बात बोलेंगे कि बिल वापस ले लो, नहीं तो हम ये करते रहेंगे, लोगों को मारते रहेंगे। खूनों की नदियां बहाना चाहते हैं आप लोग। शर्म आनी चाहिए साजिद जी। मैं अमानतुल्लाह के बयान पे बात नहीं कर रहा। प्लीज यासिर बहुत जिम्मेदार आदमी है आप सारे। नहीं निकट मैं उनको भी कहता हूँ। क्यों हंस रहे हैं सर? आज हंसने का वक्त नहीं है। आपके माध्यम से आपकी वजह से हर मुसलमान बदनाम है, आपकी वजह से मैं बदनाम हूँ। हम लोगों को चलते फिरते लोग एजेंट बोलते, क्यों? आपकी वजह से, क्योंकि आप उलझन बयान देते, टोपी पहनकर आप मौलाना ये हम सबका मुल्क है। मौलाना ये हम सबका मुल्क है। नहीं बिल्कुल है। प्लीज कुलटा मौलाना ये सबका, इस सारे लोगों का मुल्क है। देखिए हाँ बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ देखिए यासिर किसी का नाम नहीं लेंगे आप। मैं कैंपस में मौजूद था, मौलाना नहीं। कुछ देर पहले एक मैसेज आया और रादर व्हाट्सएप आया लखनऊ से। नेहा जी ने मुझे कहा कि प्रतीक, खासतौर से मैं एक बात कहना चाहती हूँ भैया जी कहीं में, कभी ये जो बहस हो रही है इससे ज़्यादा और आग लगती है, नफरत फैलती है। बाकी मैंने इशारा कर दिया, बाकी आप सारे लोग समझदार हैं। और जो बात नेहा आपने कही, मैं इनकार कैसे कर दूं? मैं तो अक्सर ये बात कहता हूं कि आप मलहम नहीं लगा सकते तो कम से कम घाव तो मत दीजिए, नमक तो मत छिड़किए। मैं अक्सर कहता हूं। मौलाना आप यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम सारे लोग मौजूद हैं। आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा बड़ी है। और आपको मालूम है कि जो कुछ ये इस समय हो रहा है मुल्क में, उसको रोकने की जिम्मेदारी आप सबकी है। जो कुछ हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो कुछ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अब आप समझे। विक्की महेश्वरी का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ, महासचिव हैं AISF से, स्टूडेंट फेडरेशन से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला ऑफकोर्स यासिर मैं आपसे शुरू करता हूँ। देखिए मुझे लगता है कि जैसे अभी आपकी हम सबको जो देख रही हैं बहन, उन्होंने एक मैसेज भी दिया है। आप यकीन करेंगे कि जो पिछले 36 घंटे पहले एक जामिया से एक सडनली सारी चीज़ें निकल के जब सामने आती हैं और माहौल के अंदर जो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आंदोलन होता है। मैं भी जामिया का छात्र रहा हूँ। मैंने जनरल ज़की का वक्त जो VC थे उस वक्त का आंदोलन देखा है। मैंने मुशीर उल हसन का जो वक्त है उस वक्त उन्होंने वो जो आंदोलन था वो भी देखा है। और जयराम विप्लव भी जामिया मिलिया इस्लामिया के, जयराम विप्लव जामिया मिलिया इस्लामिया। मैंने 2 बार इसलिए कहा कि आप वहाँ की गंगा जमनी तहजीब का अंदाज़ा लगा सकते। लेकिन जब यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों के आंदोलन में नेता आ जाएंगे, पॉलिटिकल पार्टी का एक एजेंडा है, खासकर उन पॉलिटिकल पार्टी का जो इस वक्त हाशिए पे है, जिसके पास कोई काम नहीं है। आप चाहे लखनऊ में देख लें, एक सुनियोजित और मौका कौन दे रहा है? सबसे बड़ी बात देखिए, फिर मैं एक बात कहूंगा कि देश की जनता के लिए आप कानून लाना चाहते हैं, उनसे पूछ तो लीजिए। आपने ट्रिपल तलाक ऐसे ही बना दिया और हमसे नहीं पूछा। देखिए ये कह रहे हैं ये
ये सारा मसला जो है जामिया से शुरू हुआ। ये जामिया से शुरू नहीं हुआ, ये असम से शुरू हुआ। असम में जो उसका विरोध कर रहे थे वो हिंदू थे। दूसरी बात इन्होंने कहा हम असम के एनआरसी से हम सबक सीख चुके हैं। असम के एनआरसी से असम के एनआरसी से 20 लाख लोग जो है उनको नॉन सिटीजन घोषित किया गया, जिसमें 13 लाख हिंदू हैं। क्या ये बता सकते हैं कि उन 13 लाख हिंदुओं का क्या होगा? आज मैं दूसरी बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब आपके कैंपस के अंदर मुंह को ढक के एक गैंग आती है, अरे सुन लीजिए, उस पे हमने बहस किया है। आप देखिए ये लेके कहीं और जा रही। जब मुंह को ढक के सुनियोजित और संगठित तरीके से कुछ लोग घुसते हैं जिनके हाथों में पत्थर होता है, जिनके हाथों में बम होता है, वो कौन लोग होते हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स पे, ये कौन होते हैं स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स में आने से रोकने से? जब आपका शिक्षा आपसे छीना जाएगा, जब आपसे कम ऑन, भगत सिंह ने कहा था अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पॉलिटिकल, भगत सिंह के नाम पे ऐसे मत चलाइए, भगत सिंह के नाम पे ऐसे नहीं चलाइए, मुझे बात करने दीजिए। भगत सिंह के नाम पे ऐसे नहीं चलाइए, उसको पूरा देश मानता है, पूरा दुनिया मानता है। जब एजुकेशन पे हमला होगा तो स्टूडेंट क्यों नहीं निकलेगा सड़कों पे? आप मुंह बांधने की बात, मुंह वो लोग बांधते हैं जो लोग डरते हैं। हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो शरेआम करते हैं, चाहे वो जेएनयू हो, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी हो, चाहे जामिया हो। मुंह बांधने की जरूरत उन लोगों को पड़ती है जो डरते हैं और जिनका हिडन एजेंडा है। हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है कि हम एजुकेशन चाहते हैं सबके लिए, एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं सबके लिए। आप बांटने की कोशिश करते हैं तो मुंह ढक के बैठते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये नागरिकता संशोधन बिल पर इतना ज्यादा गाड़ियों को आग लगाना, हिंसा करना, ये जायज है? पत्रकारों को मारना, वो भी जलाना? बिल्कुल नहीं, किसी तरीके का वायलेंस जायज नहीं। लेकिन हम लोगों को ये तय करना होगा कि इस वायलेंस के पीछे है कौन। जिन लोगों ने जेएनयू में जाके अगर जिस नाव पे आप बैठे हैं उस नाव को अगर आप डूबने से बचा नहीं सकते तो कम से कम उस पे सवारियों को तो मत बैठा लिए कि मैं आपको लेके किनारे तक पहुंचा दूंगा। ये पूरे का पूरा देश, इस देश की जो आज सड़कों पे है, इस देश की नाव को बचाने की कोशिश ही कर रहा है। प्रतीक जी, बिल्कुल आप अपनी जगह बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करने का आपको राइट है और बिल्कुल है, लेकिन वो हाँ बिल्कुल ये डेमोक्रेटिक राइट है आपका, आपसे कोई छीन नहीं रहा। फर्क यहाँ पर क्या है? हमने सबने देखा जब यहाँ पर सीए एनआरसी की बात होती है तो प्रोटेस्ट में जाकर जब तमाम मीडिया चैनल्स आम जनता को पकड़कर पूछते हैं, जो नारे लगा रहे हैं कि सीए है क्या, एक मिनट, हमें चाहिए आजादी, तो ठीक है सीए क्या है? वो कहेंगे हमें एनआरसी लागू कर दी। कहां लागू कर दी? नहीं, अभी हो गई, मोदी डॉक्यूमेंट मांग रहे। कौन सा डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं? तमाम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, एक मिनट, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, तमाम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। एक काम तो आप मानेंगी ना, आपको इन्फॉर्म करने का, आपको कम से कम बेहतर तरह से कम्युनिकेशन डेवलप करने का ये काम तो आपका था ना, ये काम तो था ना आपका। अभी आप यहाँ पर खड़े हुए हमारे जो विपक्ष के हैं जो बोल रहे हैं, एक मिनट भाई, अगर इनसे पूछ लिया जाए कि सीए जो अमेंडमेंट बिल आया है वो कितने पेज का है और आपने पढ़ा है तो वो पेज नहीं बताते, मैं दावा कर दूंगी। मैं बताती हूँ, आप पूछिए पेज कितने पेज का है। मैं जामिया भी लिया, विप्लव आ रहा हूँ, एक्सपोज हो जाएंगे। साजिद जी आप मुझे बताइए कि वो 10 पेज का है, 20 का या 30 का? मैं पूछ रही हूँ, मैं बता दूंगी। 3 पेजेस का, 2 पेजेस का है। मैडम आप एक लाइन उसकी तीसरे पेज पे आती है, आप जाकर पढ़िए। मैं पेजेस पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके मजमून पे बात कर रहा हूँ, मैं उसके मजमून पे बात कर रहा हूँ, मैं उसके मजमून पे बात कर रहा हूँ, मैं उसके कंटेंट पे बात कर रहा हूँ। और कंटेंट ये कहता है मौलाना, कंटेंट ये कहता है कि आपको आग लगाने की या क्षति करने की कोई इजाजत नहीं है। हमें गांधी जी को हम अपना आइडियल गांधी जी के आइडियल मान रहे हैं, आप सड़कों पे आग लग रही है, सड़कों पे। मैं उसकी निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। सुनिए, नहीं तो कौन लगा रहा है? साजिद सवाल यही है। एबीवीपी के लोग लगा रहे हैं, एबीवीपी के लोग लगा रहे हैं। मुंह ढक के वो लोग आते हैं जो चोर होते हैं, मुंह ढक के वो लोग आते हैं जिनको उपद्रव करना होता है, मुंह ढक के वो लोग आते हैं जिनको दंगा फैलाना होता है, मुंह ढक के वो लोग आते हैं जिनको गांधी जी का नाम आया। सर गांधी जी, सुन लीजिए यार, सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि सरकार आग लगा रही है? सरकार नहीं, एबीवीपी के लोग लगा रहे हैं। पानी भी डालेंगे सर, पानी डालने वाले प्रतीक जी गांधी जी का, प्रतीक जी गांधी जी, अरे सुन लीजिए मैडम, प्रतीक असम में आप मुझे बताइए, असम में एक चीज, असम में कौन था? दूसरी बात, ये बार आने वाले महबूबा मुफ्ती के समर्थक ये बताएंगे आग क्या होता है, क्या आग होता है? 2002 में आग लगाने वाले, 2002 में आग लगाने वाले, 2002 में आग लगाने वाले। साजिद भाई, मैं सबका सम्मान करता हूँ। प्लीज तशरीफ रखिए, हम तशरीफ, प्लीज
ये बात सच है कि जो आपने बात कही थी वो गलत नहीं थी। मैं सुनूंगा, विप्लव सुनूंगा। झगड़ा सुनना है। नहीं मैं सुनूंगा। मैं आ रहा संजीव आ रहा। फिर देखिए इन्हीं से लीजिए। 20 लाख असम में जो है 20 लाख लोग एनआरसी से बाहर है। उन लोग 20 लाख लोगों का क्या होगा बताइए? उनमें 13 लाख। मैं एनआरसी पे बात करूंगा जिस दिन पूरी डिबेट में एनआरसी पे कर लूंगा। मैं एनआरसी पे डिबेट कर लूंगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ ये तस्वीर क्या है? ये तस्वीर क्या है? ये तस्वीर क्या है? अगर सीए बिल सही होता तो यूनाइटेड नेशन को बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं बात करने को तैयार हूं, लेकिन मुझे ये सवाल का जवाब चाहिए। ना प्लीज सर मुझे 5 सेकंड तो दे दीजिए। 10 सेकंड। महात्मा गांधी जी की बात प्रदर्शनकारी भी कर रहे हैं, मौलाना साहब ने भी करी। हाँ। मैं आपकी बात को ही कह रहा हूँ। हाँ। 26 सितंबर 1947 को पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू सिख हर तरह से भारत आ सकते हैं अगर वो वहाँ नहीं रहना चाहते। अच्छा ठीक है, सुन तो लीजिए ना। विरोध तो आप झूठ बोल रहे हैं हम इस बात का। झूठ तो आप बोल रही हैं, फिर मैं बोलूंगा तो किसी को नहीं बोलने दूंगा। सर मैं महात्मा गांधी जी को मानने वाला हूं, और जो ये कह रहे ना कि हम प्रोटेस्ट उन्होंने भी किया था। उन्होंने सुन लीजिए, उन्होंने प्रोटेस्ट जब किया था, आप याद करिए। मौलाना दिस इज नॉट द टाइम। मौलाना दिस इज नॉट द टाइम। मौलाना गोडसे मुर्दाबाद। और बताओ, गोडसे मुर्दाबाद। और बताओ। हाँ अब सुन लीजिए, महात्मा गांधी जी। सर सुन लीजिए। इनसे ये भारत माता की जय बोल ले, ये भारत माता की जय बोल ले। हमने कहा गोडसे मुर्दाबाद, ये भारत माता की जय बोले। और गांधी जी मुझे सिखाएंगे? अरे सर, जब मैंने सदस्यता ली थी भारतीय जनता पार्टी की, पंचनिष्ठा की प्रतिज्ञा की थी, उसमें 3रे नंबर पर गांधीवादी समाजवाद। मैं अगर कुछ बोलूंगा, मेरी बात एक लाइन, फिर मैं नहीं बोलूंगा। एक लाइन। प्रदर्शन करते समय जब महात्मा गांधी जी के प्रदर्शन में हिंसा हो गई थी, उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। आज ये महात्मा गांधी के फॉलोअर इनकी आंदोलन में अगर नकाबपोश घुस के आगजनी कर रहे हैं तो वापस लीजिए सर। 10 दिन देश को शांत करिए, आप घरों में रहिए, आग मत लगाइए देश में। अगर हिंसा हुई तो आंदोलन वापस। इब्रा इजाजत से बोल लूं। आप अभी साजिद जी ने बोला कि एबीवीपी के लोग आग लगा रहे हैं, वो दंगे कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि जब किसी देश में एक मिनट यासिर भाई, जब किसी देश में ऐसे कारनामे होते हैं तो सबसे ज्यादा बदनाम कौन होती है? जो सत्ता में बैठी सरकार होती है। अगर हमारी ही सरकार सत्ता में बैठी है और हमारे ही लोग आग जला रहे, तो इतना बड़ा गलत काम एबीवीपी के स्टूडेंट्स कैसे कर सकते? पहली बात। दूसरी बात, ये भय और डर की राजनीति निरंतर विपक्ष करता है। एक मिनट इफ्रा, एक मिनट, हाँ ले लीजिएगा। विपक्ष हमेशा डर और भय की राजनीति करता है। आज भी मुसलमान के कंधे पर रखकर बंदूक वो चला रहा है, ये हो रहा है। देखिए, कन्हैया और उमर खालिद जैसे लोग जो भारत को तोड़ने का मंसूबा रखते हैं, वो हर कॉलेज, हर शहर में जाके लोगों को इकट्ठा करके भ्रम फैला रहे हैं। इस सरकार, इनको डर ही यही है कि कन्हैया जैसा एक आगू लोगों की बात को मीडिया के सामने, देश के सामने लेके आ रहा है। इसीलिए ये नहीं चाहते कि असली मुद्दे, क्योंकि ये 7 साल से। एक सवाल का जवाब दो, प्लीज सिट डाउन। मौलाना बैठिए। यासिर, एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर आप यू आर सो मच श्योर, आप इतने इस बात पे श्योर है कि कौन हिंसा फैला रहा है, तो आप गिरफ्तार क्यों नहीं करते? कार्रवाई होगी, कोई बचेगा नहीं, कोई नहीं बचेगा। ये मैं आपके माध्यम से नेशनल चैनल पे जा कह के जा रहा हूँ, कोई बचेगा नहीं। देखिए, पूछिए श्रीमान चंदन कुमार कौन है जिसको दिल्ली पुलिस ने चिन्हित किया? एआईएसएफ के FIR हो चुकी है। कौन है वो? शाह उस्मानी कौन है? ये कभी कहते हैं, ये डिबेट पिछले 6 साल से इनसे, ये सरकार एजुकेशन के एजेंडे पे फेल हुआ, ये सरकार एम्प्लॉयमेंट के एजेंडे पे फेल हुआ, ये सरकार एम्प्लॉयमेंट पे एजेंडे पे फेल हुआ। सब लोग आइडेंटिफाई होते हैं प्लीज। ये लोग नहीं चाहते कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पे बात हो, इसीलिए पूरे देश को जला के मरवाना चाहते हैं। और मीडिया को भी ये तय करना होगा आज के टाइम पे कि इस देश को क्या, किस चीज की आप हिंसा बार द वे देखिए द वे दिस इज अगेन हिंसा, ये भी हिंसा है। अगर आप बोलने नहीं देना चाहते, ये भी हिंसा है। आप सब लोगों को आप नहीं बोलने देना चाहते, ये भी हिंसा है। आप स्टूडेंट्स की बात नहीं सुनेंगे। आप इस देश में आप क्या मेरी बात सुनिए।
आप इतने लोग जो सड़कों पे निकले वो मुसलमान हैं क्या? वो सब धर्मों के लोग हैं जो इस देश के बारे में सोचते हैं। यश फाक एक बात बोलने दीजिए। मैं आ रहा हूं। एक सरकार से सवाल है मेरा। मैं आपको दे दूंगा। Let him speak. देखिए, मेरा इनसे कहना है कि आप कभी माओवादियों पे चर्चा नहीं करते। CPI-ML के कौन लोग हैं जो हिंसा भड़काते हैं? नहीं, अगर वो एक जिनके अब देखिए, या तो इनसे बुलवा लीजिए, आप ये बुलवा लीजिए। क्या बात कर रहे हैं? मैं आपके टाइम में नहीं बोलता हूँ। आप हर बार जिनकी विचारधारा वर्ग संघर्ष करके कत्लेआम हो वो अहिंसा बताएंगे। हमारी विचारधारा पर 303 सीटों की मोहर लगी है। देश में लोकतांत्रिक तरीके से जीत करके आए। और अरे महात्मा गांधी जी की विचारधारा क्या थी जो CAA NRC की बात हो रही थी? जवाहरलाल नेहरू जी एक बात मत भूलिएगा, जितनी बड़ी जीत उतनी बड़ी जिम्मेदारी कंधों पर है। जो 70 सालों में इन्होंने केवल कहा, कभी किया नहीं। ये कांग्रेस पार्टी ने 3 दिसंबर 2004 को जो कहा था वो हमने करके दिखाया। मैं कहता हूं, अमित शाह जी ने 4 रोज पहले कहा हम विचार के लिए तैयार हैं। कल वो अपनी जबान से बढ़ जाते हैं, ये हिंसा का कारण है। अगर कहां बदले मौलाना, कहां बदले? वो मेरी बात बताता हूँ ना, अभी उन्होंने क्या हम सख्ती से लागू करेंगे NCR को, उसको NRC को भी और CAA को भी हम लागू करेंगे। तो कानून बन गया। NRC पे बात देखिए, जो उन्होंने ये भी कहा मौलाना उन्होंने ये भी बात कही, जो आसाम के सबक हैं उन सबक को ध्यान में रखा जाएगा। आसाम के जो नागरिक हैं। प्रतीक जी, लोकतंत्र में हिंसा और आगजनी के लिए कोई स्थान नहीं, सारे लोग जान रहे हैं। ठीक है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि सरकार इतनी नादान भी नहीं थी जिस तरह से संख्या बल के आधार पर संविधान की आत्मा को कुचलने का प्रयास की। उनको पता नहीं था कि ऐसे लोग निकलेंगे सड़कों पे, जनाब निकलेंगे। दिक्कत क्या? डायलॉग मत मारिए, आप दिक्कत बताइए। अगर आप CAA का विरोध कर रहे हो, आप सीधा सीधा पड़ोसी देश के अल्पसंख्यकों का विरोध कर रहे हैं। अगर आप एक मिनट अगर आप उनके अल्पसंख्यक का विरोध कर रहे हैं तो हमें एज अल्पसंख्यक कोई हक नहीं। देखिए, कोई भी इस देश में हम लोग जो विरोध कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के हिंदुओं, बौद्धों और अलग अलग मजहबों के लोगों का आने का विरोध नहीं कर रहे हैं। ये मैं सबको बोल रही हूँ। हमारा विरोध है NRC का। कभी तो अच्छी बात कर लिया करे मौलाना, कभी अच्छी बात कर लिया करे मौलाना, कभी अच्छी बात कर लिया करे मौलाना। नहीं मौलाना, जब आग मौलाना जब आग 200 रुपए किलो बिक रहा है। मौलाना जब आग नहीं संभलेगा इनसे। पाकिस्तान में बैठेंगे जाकर। मैं ले रहा हूँ, ब्रेक ले रहा हूँ। पाकिस्तान से बैठेंगे जाकर। मौलाना, जब आग लग रही हो तो पानी डालना चाहिए। तो पानी डालना चाहिए। पाकिस्तान की क्यों बात करते हैं? पाकिस्तान की बात बिल में की बात करके ये आग में घी डालने का काम करते हैं। मौलाना, इसी भीड़, इसी तरह के उग्र आंदोलन के अंदर ही अंदर भारत की एक गंगा जमनी तहजीब का हो जाएगी। एक लफ्ज जुड़ जाए अभी शांति हो जाएगी। मौलाना, उसके अंदर सबसे अच्छा तरीका है आप जातिवाद हटा दे, धर्मवाद हटा दे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको मान्यता दे। जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए हुए वो आना चाहते हैं, उनके लिए पाबंदी क्यों है? मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, मैं उनका एक बार तारुफ करा दूं। जयराम विप्लव बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। यासिर जिलानी प्रवक्ता मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। इफ्राजान कश्मीरी छात्रा हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। निगत अब्बास राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना अतहर हुसैन देलवी साहब, चेयरमैन अंजुमन मिन्हाज रसूल हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शिवम चौरसिया उपाध्यक्ष JNU ABP हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। विकी माहेश्वरी महासचिव AISF हमारे साथ मौजूद हैं, और मौलाना साजिद रशीदी अध्यक्ष ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद हैं, और संजीव हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करते हैं। जयराम विप्लव साहब, सवाल यह है कि बहुत संजीदगी से बात कही जानी चाहिए, और वो ये है कि मैसेज बहुत क्लियर और साफ होना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है उस पर तुरंत रोकथाम होने की ज़रूरत है, जिसको सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन इस पर कोई भी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। ना तो आपको कोई उदाहरण देने चाहिए, और मैं गुजारिश करूंगा उधर से भी
कि बहुत सीधी सरल ये होना चाहिए, संदेश बहुत स्पष्ट होना चाहिए। देखिए, संदेश साफ है। प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की, गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा कि हिंसा की कोई जगह नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा छात्रों को राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार है, और छात्र स्वयं भी मान रहे हैं कि उनके प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं कुछ लोग नकाबपोश हैं, कुछ है पत्थरबाज हैं, वो हाईजैक कर ले रहे हैं। तो गांधी जी को ही अगर हम अपना आदर्श मानते हैं तो प्रदर्शनकारियों को भी कुछ समय के लिए गांधी जी से सीख लेकर के, जैसे उन्होंने उनके आंदोलन को हिंसा में तब्दील होने पर वापस ले लिया था, इनको अभी शांति करनी चाहिए। दूसरी चीज, मैं आ रहा हूं, शिवम मौजूद है। एक लाइन, और CAA और NRC को मिला करके ये जो घालमेल, कंफ्यूजन और अफवाहों का बाजार गर्म किया जा रहा है, इस पर सीधे रोक लगे। जिस दिन NRC आएगा, संसद में पेश होगा, वो कानून बनेगा, और वो जब उसके प्रावधान आएंगे आप विरोध करिए, लेकिन आगजनी और हिंसा की बात मत करिए। गांधी जी का मुल्क है, गांधी जी के रास्तों पर जहां तक इनका बोलना है कि हिंसा से सबको दूर रहना है, मैं बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन मेरा एक सवाल है, बार बार अमित शाह जी ने NRC का नाम लिया। मेरे दो सवाल है यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता से। एक सवाल, असम में 20 लाख लोगों को NRC से बाहर निकाला गया जो सिटीजनशिप नहीं रहे, जिसमें 13 लाख हिंदू थे। एक, उनका क्या किया जाएगा? 60 लोगों ने सुसाइड कर दिया, आत्महत्या कर दी, जिसमें 40 हिंदू थे। दूसरा, जो लोग ऑल इंडिया NRC से बाहर निकाले जाएंगे, जो अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रूव कर पाएंगे, उनका क्या किया जाएगा? ये जवाब दे दीजिए। एक सवाल का जवाब दे सकते हैं, एक सवाल का जवाब दीजिए। देखिए क्या होगा हिंदुओं का? देखिए, पहली चीज तो जब ये असम में जो कुछ हुआ, जो लोग रह गए, क्या हो गया बताइए तो लीजिए ना मैडम। देखिए, इनकी असहिष्णुता देखिए। दर्शक कह रहे हैं शांति से बात कर लें, इन्हें समझ में नहीं आता। मैं सीधा सा उत्तर दे रहा हूं, फिर आप सवाल करिएगा। मैं कह रहा हूं जो लोग छूट गए, जब पूरे देश में NRC लागू हो रहा है तो असम में वही चीजें नहीं रह जाएंगी, असम में भी फिर से NRC होगी। ये स्पष्ट कर दिया। गोल गोल क्या है? साफ और स्पष्ट है, NRC किसी एक राज्य के लिए नहीं हो सकता। और 3 दिसंबर 2004 का जो अमेंडमेंट था नागरिकता कानून 1955 में, वो साफ कहता है कि NRC लाने की बात कांग्रेस ने की थी, जवाहरलाल नेहरू साहब के, मनमोहन सिंह साहब के। देखिए, जब भी इन्होंने जवाब नहीं दिया, जब भी एक कम्युनिटी NRC से बाहर निकलती है, उसमें अलग अलग चीजें होती है। या तो उनका वोट लिया जाएगा, या तो उनको किसी कंट्री में डिपोर्ट किया जाएगा। जिस देश से वो आए, भ्रम है, अफवाह है, यही तो अफवाह है। हाइपोथेटिकल ऑफ सिचुएशन। अगर मगर सर, जब बिल आएगा, आप कौन सा बिल पहले हम डिस्कस कर लें? जो अधिकार देश के संसद को है वो हम आपके स्टूडियो में डिस्कस कर लें। हमें कौन राइट्स दे रहा है? जनता के प्रतिनिधि इस देश में कानून चलाते, कानून बनाते हैं मैडम। विधायिका की स्थिति है, मैं सवाल स्टूडेंट मुद्दा ऑफकोर्स मुद्दा स्टूडेंट से शुरू हुआ था, स्टूडेंट्स के बीच में शुरू हुआ था। मैं वहीं पे लौटूंगा। मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू। भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ते हैं एक बार फिर से। देखने वाले ने मुझे एक सवाल पूछा और कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, महाराष्ट्र, कांग्रेस की सरकार है, वहां ये कोई बातचीत या हादसा नहीं हुआ। जहां पे ये ज्यादातर हादसे वहीं हुए जहां पे बीजेपी की सरकार है, ये बात कही गई। लेकिन मैं आपका स्वागत करता हूं, आप मेरे साथ प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं एबीपी से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अपनी बात कहें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, छात्र संगठन होने के नाते, उसका रिप्रेजेंटेटिव होने के। देखिए, जो कुछ चल रहा है देश में, अभी JNU से मैं हूँ, तो JNU से बिलोंग करता हूँ, बताऊँगा। JNU में जो कुछ लगभग 1.5 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है, पीसफुल प्रोटेस्ट है। जो कुछ भी नाकामियाँ थे उसको हम लोग एक्सपोज किए थे, लेकिन अभी हम लोग रिसोर्सेज के लिए लड़ रहे हैं, हमारा फंड्स की कमी हो रही है उसके लिए लड़ रहे हैं। एक तरफ जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं पब्लिक प्रॉपर्टी को तहस नहस कर रहे हैं, रिसोर्सेज को खराब कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको डिफेम किया जा रहा है। एक तरफ से स्टूडेंट का प्रोटेस्ट का स्टूडेंट का नाम खराब हो रहा है, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट का नाम खराब हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, अगर स्टूडेंट को राइट है प्रोटेस्ट करने का, तो उसके साथ साथ हमको फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमारी है, जिसमें एक सेकंड उसमें ड्यूटीज भी है, जिसमें बताया जाता है कि आपको पब्लिक प्रॉपर्टी और सार्वजनिक संपत्ति को पूरी तरह से रक्षित करने का आपका ड्यूटीज है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ABVP जो है उन्होंने काफी दंगे करवाती हैं, क्या ये बोलेंगे कि
एबीवीपी दंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्यों कराती है? दूसरी ये लोग पूरी तरह से भ्रम फैलाए। एक स्टूडेंट जो कि मतलब जो कि कॉप्स का पार्ट नहीं होता है, हमारे कार्यकर्ता का फोटो फर्जी सर्कुलेट किया जाता है कि वो जो है कॉप्स का जो टी शर्ट, लेकिन वो पूरी तरह से हो जाता है। ये फिर से वही उसी तरीके से, अगर इस स्टूडियो में 4 लोगों को बिठा के बात नहीं हो सकता, आप इस बिल पे क्या इस देश में चर्चा करवाएंगे? बिल्कुल। देखिए, अगर आपको अगर संसदीय व्यवस्था पर आपको भरोसा नहीं है सर, अगर आपको संसदीय व्यवस्था पे भरोसा नहीं है तो फिर मैं आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी कि जिस तरीके से इस बिल को लाया गया, जिस तरीके से एक के बाद एक घटना इस देश में घट रही है, क्या पब्लिक का वॉइस को सुनने के लिए कोई तैयार है? नहीं तैयार तो स्टूडेंट बाहर आता है। देखिए, अभी भारत में 2 बड़े इदारे हैं। एक अजमेर शरीफ के दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब का एक मैसेज आया है, एक इमाम शाही बुखारी साहब का मैसेज आया है। भारत में उन्होंने कहा है कि समरसता समानता बना के रखिए, CAA से मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रही है। आप एक बार बिल को पढ़ने की कोशिश कीजिए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये जो माहौल आपने उन्माद और उग्र बना रखा है, इसको आप समझिए कि इससे आपको कुछ हल, कोई रास्ता नहीं निकलेगा। साहब, आप मौलाना है, आपकी जिम्मेदारी है सोसाइटी में, आपकी जिम्मेदारी है इदारे को भी लेकर, आप इसको बोलेंगे। सर देखिए, अमित शाह जी ये कहते हैं कि साहब जो लोग बाहर सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ कुछ भी कहे, लेकिन आपकी जो जिम्मेदारी आप उस पे बोलिए बस। मैं कह रहा हूँ अपनी जिम्मेदारी, मैं जिम्मेदारी मौलाना आपके पास आ रहा हूं, मैं जिम्मेदारी पे ही बोलूंगा। हाँ। वो कहते हैं कि साहब हम चल के नागरिकता देंगे, आप दीजिए ना, कोई मना नहीं करता, अच्छी बात है। अगर किसी मजलूम की आप मदद कर रहे हैं, मैं भी उसका स्वागत करता हूं, करना चाहिए। लेकिन एक तरफ आप 130 करोड़ को लाइन में लगा कर दूसरों की मदद करना चाहते हैं। यहाँ का बिल आएगा ना, संसद में आएगा ना, बात करेंगे, वी विल डिस्कस, मैं बात करूंगा सर। एक मिनट, यहाँ के लोगों को रोजगार न देके दूसरों को आप मकान देंगे बनाकर, उनको रोजगार देंगे। जब आप सुनिए, जब आप घर जल रहा होगा तो गैस के सिलेंडर बांटेंगे या पानी का इंतजाम करेंगे, ये मुझे बताइए आप। जब आप बात हो रही है बिल की बात हो रही है ना, जब बात हो रही है कि जल क्यों रहा है, घर बुझा लें, एक बार बुझा लें, हम एक बार बुझा लें, फिर हम बात कर लेंगे, हम बुझा लें, बात कर लेंगे। बोला ना, मैं अपील करना चाहता हूँ, खुदारा उसको जामिया को बदनाम ना किया जाए। जामिया का पहले दिन से बुनियाद है कि वहाँ ना कोई गैर हिंदुस्तानी या गैर एलिमेंट तबका नहीं आएगा। ये विचार गांधी जी का है, ये विचार शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन का है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर की ये यूनिवर्सिटी है जहां इन बातों की इजाजत नहीं दी जाती। और मेरी आवाम से अपील है, वो बिल को पढ़े समझे, उसके बाद सड़कों पर आए, और सड़कों पर आने के बाद पुरअमन तरीके से गांधीवादी रास्ता को अपनाते हुए अपना एहतजाज बिल्कुल। मैं दूसरी बहस की तरफ रुक करना है। ऑफ कोर्स यू हैव टाइम, आपके पास टाइम है आज, अभी बस सिर्फ इतना आर पार में